नमस्कार भारत, मैं मुकेश परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। कल यानी रविवार के दिन हमने आपको एक टेस्ट दिया था। सबसे पहले सुबह हमने एक मेल दिया, गणित को कैसे पढ़ा जाए। उस वीडियो में हमने आपको क्या दिया था, एक नीचे एक लिंक दी थी ईमेल कलेक्शन के लिए। तो कम से कम यहाँ पे 15 या 20 लोगों की ईमेल आई। केवल कितने लोगों की, ध्यान रखिएगा, 15 या 20 लोगों की, ठीक है। मतलब मैक्सिमम 20 लोग हैं, उसमें से हमारी 2 ईमेल भी शामिल थी इस प्रकार से, तो 20 लोगों की ईमेल आई, ठीक है, कलेक्शन। उस 20 को हमने फिर क्या किया, हमने बोला था कि शाम को 8 बजे आपके ईमेल पर एक लिंक आएगी, उस लिंक को आपको ओपन करना है और टेस्ट देना है। हमने इन 20 लोगों को ईमेल दी। उसके बाद एक लिंक और हमने बनाई थी जिसमें आप अपनी खुद की लिंक डालने के बाद, बहुत सारों ने क्या होता है कि नहीं दी हमको लिंक, तो उस लिंक में आप डालोगे तो आपके पास ऑलरेडी टेस्ट पहुंच जाएगा। ये काम भी हमने कल किया था। अब उस काम करने में क्या हुआ कि सबने खोली और लिंक खोलने के बाद डायरेक्ट उसको ओपन किया तो नाम लिखा, इतने में टाइम चल रहा था। तो बहुत सारा लगा अभी से टाइम चल गया, नहीं, नाम लिखा आपने तो कोई बात नहीं। नाम लिखने में कितना सेकंड लगता है, 5 सेकंड। भाई मेरा नाम है मुकेश परिहार, तो मैं मुकेश परिहार लिखूंगा, कितने 10 सेकंड में लिखा गया। उसके बाद जैसे आपने आगे बढ़ाया तो क्वेश्चन मिल गए। 5 मिनट का समय था और आपको 10 क्वेश्चन करना थे। मुझे पता है यहाँ पे लगभग 90% स्टूडेंट क्या करें, 100% स्टूडेंट ने वो क्वेश्चन नहीं किए, ठीक है। और उसके बाद रात को हमने बोला था कि 8:15 के बाद, इस लिंक के बाद हम इस प्रतियोगिता में नहीं माने जाएंगे। तो 8:15 में केवल और केवल 2 स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, आपके पास 8:15 तक केवल 2 या 3 स्टूडेंट का रिस्पॉन्स हमारे पास आया केवल, ठीक है। उसके अलावा किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद हमने फिर 9, साढ़े 9 बजे स्टूडेंट से बात करके जनरल लिंक प्रोवाइड करी जिसमें आप क्वेश्चन को दे सकते हो टेस्ट। उसके बावजूद भी 8 या 10 लोगों ने दिया टेस्ट। आप खुद सोच लीजिए, क्या सफलता आपके द्वार पर इस प्रकार से आएगी? मुश्किल है साहब, मुश्किल है तो है। अब कैसे आएगी ये आप खुद समझिए। मैं खुद कल हमारा लाइफ का हेक्टिक डे था, हमने उसका पूरा प्रयोग किया, ऐसा किया वैसा किया। लगभग आपके 10 क्वेश्चन के लिए हमने कम से कम 3 या 4 घंटे बिगाड़े का मतलब होता है अब इन्वेस्ट किए, पर उसका हमको रिटर्न लगभग कुछ नहीं आया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, हमारा वर्क है कर्म करना, कर्म करेंगे। आपको अगर लगे तो बिल्कुल चैनल को लिखिए, नहीं तो मत पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है कि कोई दूसरे चैनल से आपको ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है तो वहाँ पढ़िएगा, ठीक है। मेरी तो रिक्वेस्ट है कि बस आप पढ़िए, हम उसको, क्योंकि आपके ही कारण यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल एक भी स्टूडेंट नहीं होता है, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, एक भी स्टूडेंट नहीं है, दीवालों को पढ़ा रहा हूँ मैं, सब आपके लिए पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। अब दीवालों को मैं पढ़ा रहा हूँ, आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, और आप ही अगर रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो फिर मैं 10 क्वेश्चन को कहाँ से ढूंढ के लाऊंगा। इस प्रकार से अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के लाते हैं, कोशिश करते हैं चीज़ों को आपके साथ जोड़ने की, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने हाजिर है। ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, बहुत ज़्यादा समझदार है आप सभी। एक आदमी 2 घोड़ों को 1710 रुपये में बेचता है। कितने बेचता है? 2 घोड़ों को टोटल 1710 रुपये में बेचता है। पहले का क्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। यदि पहले को 10% हानि पर बेचता है और दूसरे को 25% लाभ पर बेचता है, मैं आपको पूरी तरह से बता चुका हूँ। 10% हानि, 10% का मतलब होता है 1/10, 25% का लाभ यानी इसका मतलब होता है 1/4। और यहाँ पे मैं बता चुका हूँ प्रॉफिट लॉस के चैप्टर में कि ये जो बटे में होता है वो होता है क्रय मूल्य, और यहाँ पे जो होती है लॉस और प्रॉफिट होता है, ये क्रय मूल्य होता है और ये लॉस और प्रॉफिट होता है, ठीक। तो इसका मतलब होता है 10 अगर क्रय मूल्य है तो 10% की हानि हुई है, मतलब 1 की हानि हुई है, तो चीज़ कितने में बिकी है? 9 में बिकी है। 4 अगर क्रय मूल्य है तो 4 की चीज़ में 1 का प्रॉफिट करके कितने में बिकी है? 5 में बिकी है। यानी सवाल ऐसा है कि एक घोड़ा 10 रुपये का था, 9 रुपये में बेच दिया, दूसरा घोड़ा 4 रुपये का था, 5 रुपये में बेच दिया। समझ पा रहे हो सवाल को? ऐसा ही था। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि पहला घोड़े का जो क्रय मूल्य है वह दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी ये दोनों चीज़ें बराबर है। तो ये दोनों कब बराबर हो सकती है? ये 10 है और ये 5 है, तो ये कब बराबर हो सकती है? जब इसमें 2 का गुणा करें। भाई सब इसमें 2 का गुणा करें तो इसमें भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, अपना घर का थोड़ी है जो एक ही तरफ गुणा कर देंगे तो काम चल जाएगा। यानी अब इक्वेशन ऐसी हो चुकी है कि 10 की चीज़ 9 में बेच दी,
यानी एक घोड़ा 10 रुपये में खरीद के 9 में बेच दिया तो 10% का घाटा हो गया। एक और घोड़ा 8 रुपये में खरीद कर 10 रुपये में बेच दिया, जिससे सवाल की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। पहले घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक, इसका मतलब होता है उसने दोनों घोड़ों पर 18 रुपये इन्वेस्ट किए और 19 रुपये उसके पास आए। समझ पा रहे हो? दोनों घोड़ों पर कितने रुपए? 18 रुपये इन्वेस्ट किए और 19 आए। ये 19, अब इसको रुपये के बजाय अनुपात बोला करो, बड़ा मजा आएगा आपको। यानी इसका मतलब होता है 18 अनुपात और 19 अनुपात। इसका मतलब होता है उसने क्या बोला कि दोनों घोड़ों को बेचने पर 1710 रुपये मिलते हैं। तो 1710 रुपये मिलते हैं दोनों घोड़ों को बेचने पर, तो दोनों घोड़ों का मूल्य अनुपात में कितना है? 19, तो ये 19 के बराबर है। तो उसको बताओ पूरे सौदे में घाटा या मुनाफा कितना हुआ? तो पूरे सौदे में 18 की चीज़ 19 में बेची तो 1 का फायदा हुआ, तो गुणित 1। 19 एकम 19, 19 नवा 71, 0 बची, तो कुल मिला के 90 रुपये का उसको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ? 90 रुपये। इतना सा बड़ा सवाल था। अब इसकी प्रैक्टिस करिए सर, आनंद आएगा इन चीज़ों को, धीरे धीरे होले होले इन सवालों को करोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, कोशिश करिए। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, कल मैंने बताया था कि गणित को कैसे पढ़ा जाए, उसको 2-2, 4-4, 5-5 बार उस वीडियो को देखिए। आपके अंदर एक जोश आएगा कि वाकई में ऐसे पढ़ना है। नहीं तो ध्यान रखिएगा, ये जो कोरोना है ना, कोरोना, इसने कई सारे जीनियस लोगों को प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ मोड़ने का काम किया है। आने दो अभी कोई सी वैकेंसी, आप ध्यान रख लेना। जितने भी सारे BE सेक्टर वाले थे वो सारे, मुझे पता है आज से 10 दिन पहले अहमदाबाद में एक भैया 1,10,000 रुपये महीने की जॉब कर रहे थे। उनका मेरे पास कॉल आया कि सर गवर्नमेंट सेक्टर में मेरे लिए इस उम्र में अब क्या संभावना है। मेरे पास कॉल आया, इसका मतलब आप समझ लीजिए कितने सारे लोग, जब गवर्नमेंट की कोई अब बैंक की कोई वैकेंसी आने दो तो पता चलेगा आपको। अब सारे अगर इंजीनियरिंग सेक्टर वाले अगर लोग BE में आएंगे, अपने बैंकिंग में आएंगे, अगर SSC में अगर आएंगे, तो ध्यान रखिएगा इंग्लिश सब्जेक्ट ऑलरेडी आपका वीक है, तो फिर आपको पता है कितनी कंपटीशन झेलना पड़ेगी आपको। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करिए और प्रैक्टिस करिए, इसका कोई तोड़ नहीं है। ठीक है, चलिए नाउ टर्न टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, दो स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है? 650 किलोमीटर है। तो इसका मतलब देखो, मैं आपको यहाँ पे 30 सेकंड की अकॉर्डिंग भी सोच रहा हूँ, बता रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पे पूरा बताऊंगा। जैसे पिछले सवाल को अगर आप करेंगे तो क्या करेंगे? 10% हानि पर बेचता है तो 10 की चीज़ 9 पे, 25% मतलब 4 की चीज़ 5 पे बेचता है, ये 2 बचता है, ये 2 बेचता है। इसका मतलब हो गया 10 4 18, ये हो गया 19। इसका मतलब होता है 1710/19 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर होगा? 90 के बराबर। उत्तर। ये सोचने की प्रैक्टिस आपको आना चाहिए, ये सब सांस फूल जाना चाहिए उस सवाल को करते करते। और ये कब आएगा? प्रैक्टिस से। क्योंकि एक बात बताइए, आप कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो क्या वहां पे 35 के 35 क्वेश्चन अलग होते हैं? भाई आप कोई एग्जाम देने गए, माना कि बैंक की एग्जाम देने गए 35 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एमपीटेट की एग्जाम देने गए 30 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और रेलवे की एग्जाम देने गए तो माना कि 30 क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा तो मैथ्स के क्वेश्चन कहीं नहीं आते हैं। तो क्या सारे नए आते हैं? सारे नहीं आते। कम से कम 80% क्वेश्चन तो हर एग्जाम में वही रहते हैं जो आपने पढ़ रखे हैं। और ध्यान रखिएगा, मेरिट भी 80 पे जाती है, 70 से 80 जाती है। इसका मतलब होता है आपने जो पढ़ रखा है उसको इतना अच्छा पढ़िए कि उसको कम से कम समय में कर लो, और उसके बाद बचे हुए समय पर अपना वर्क दो, जिससे आपका रिजल्ट 90 से 100 के बीच में चला जाए। बस इट इज़ द फार्मूला ऑफ सक्सेस, नथिंग। क्वेश्चन नंबर 2, दो स्टेशनों के बीच की दूरी 650 किलोमीटर है। ये 650 किलोमीटर अभी आपको मैं पूरा बता रहा हूँ, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, जब भी सवाल करें, पहली बार करें तो बिल्कुल उसको दिल से करें, मन से करें। उसके बाद उस सवाल को 3-3, 4-4 बार करें, जिससे वो सवाल आपके लिए शॉर्ट ट्रिक का काम कर दे कहीं ना कहीं। दो ट्रेनें ए और बी एक ही समय पर एक दूसरे की ओर बढ़ती है, ठीक है। जब वे एक दूसरे को मिलती है तो 10 घंटे के बाद मिलती है, यानी पहली बार वो 10 घंटे में मिल जाती है, 10 घंटे में 10 आवर में मिल जाती है, ठीक है। ये हो रहा है। अब अगर वही ट्रेनें, ये कह रहा है थोड़ी सी देर के लिए, ठीक है, और यदि यही, लेकिन ट्रेन ए 4 घंटे 20 मिनट के बाद शुरू होती है, यानी ये ट्रेन ए और ये ट्रेन बी अगर 4 घंटे 20 मिनट के बाद शुरू होती है तो वे 8 घंटे के बाद एक दूसरे से मिलती है। कितने मिलती है? 8 घंटे के बाद एक दूसरे से मिलती है।
परंतु ये कितनी देर से शुरू होता है? 4 घंटे 20 मिनट के बाद शुरू होता है। अब सवाल है सर, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2 तरीके होते हैं इस सवाल को। 2 इक्वेशनें बनेगी, 2 चरों वाले रेखिक समीकरण, और 2 चरों वाले रेखिक समीकरण को सोल्व करवाने की आपको यूं विधि बता रखी है, हमने बता रखी है, बस उसके हिसाब से वर्क करिए। परंतु अब आप सोचेंगे कि सर परंतु ये हो रहा है कि 2 चरों वाले रेखिक समीकरण के बजाय आप यहाँ पे देखिए सवाल को, सवाल वही है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही सवाल लगा, इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं है। और अभी अपना चैप्टर चल भी रहा है, वही चैप्टर चल रहा है जिसमें अभी तो अपने को क्वेश्चन करना है। यहाँ पर दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। इसकी अगर स्पीड x है और इसकी y है, तो जब दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तब उनकी स्पीड हो जाएगी x + y। दूरी कितनी चलेंगे? वो 650 चलेंगे, दोनों मिलकर 650 चल जाएंगे। और समय कितना है? 10 घंटे। 0 से 0 कटा, इसका मतलब होता है दोनों की चालों का योग 65 है। दोनों की चालों का योग क्या है? 65 है। अब यहां से आपको टर्न कर जाना चाहिए ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन के बारे में बात करें तो यहां पे ऑप्शन हो रहा है 35 30, 20 45, 25 40 और 30 और 20। अब ऑप्शन बात करें तो 65 आना चाहिए दोनों की चालों का, तो यहाँ से 65 आ रहा है, यहाँ से 65 आ रहा है, यहाँ से 65 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 65 आ रहा है, और यहाँ से 65 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये तीनों उत्तर सही है, पहली बात। अब आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा यहाँ से अगर करें तो मुझे लगता है कि उत्तर यहीं से मिल जाना है, उत्तर यहीं से मिल जाना है अगर आपने थोड़ा सा सोचा तो। देखिए ध्यान रखिएगा, जब ये भी स्टार्ट हो जाती है और ये भी स्टार्ट हो जाती है तो 10 घंटे के समय में दोनों मिल जाते हैं। ध्यान से सुनना, ध्यान से, बहुत प्यारा सवाल है। परंतु जब ये 4 घंटे 20 मिनट तक चलती नहीं है, बिल्कुल नहीं चलती है, उसके बावजूद भी जब 4 घंटे 20 मिनट के बाद दोनों चलते हैं तो फिर 8 घंटे में दोनों मिल जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पहले 10 घंटे लग रहे थे, अब 8 घंटे लग रहे हैं, और ये 4 घंटे 20 मिनट बैठा रहा तो केवल 2 घंटे ही कम हुए। इसका मतलब हुआ ये जो भाई साहब चल रहा है इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, तभी जाके ये यहाँ पर समय क्या हुआ, ज़्यादा डिफरेंस नहीं हुआ। अगर दोनों के बीच में अगर ये ज़्यादा होती तो यहाँ पर जो समय है वो 4 घंटे से कम आ जाता। मतलब यहाँ पर 10 में से 4 गए तो कितना बचा? 6 बचा। अगर इसकी चाल ज़्यादा होती, ध्यान से सुनना, सवालों को देखो, लॉजिकली सोचना पड़ेगा, यू सोचना पड़ेगा सब आपको। नहीं सोचोगे तो क्या करोगे आप? करो फिर, मत्था बच्ची करो फिर से। ये x की चाल से जा रहा है, ये y की चाल से जा रहा है, और दोनों की चालों का योग कितना है? 65। हमने ऑप्शन को देखे, ऑप्शन में से एक करेक्ट है, ठीक है। अब कौन सा करेक्ट है नहीं पता, 3 में से एक करेक्ट है। जब हम सेकंड कंडीशन को देखते हैं, वो बोलता है कि जब a 4 घंटे 20 मिनट तक पड़ा रहता है और उसके बाद दोनों मिलकर फिर चलते हैं तो 8 घंटे के बाद दोनों मिलते हैं। इसका मतलब अगर a की चाल कम होती, अगर a की चाल कम होती और b की चाल ज़्यादा होती, तो इसका मतलब होता है इन दोनों के समय के बीच में डिफरेंस 4 घंटे 20 मिनट से ज़्यादा होता। पर यहाँ पे 2 घंटे का ही डिफरेंस हो रहा है। इसका मतलब होता है ये भाई साहब धीरे धीरे चलता है। अब ये धीरे धीरे चलता है तो इन सारी कंडीशनों में देखो, यहाँ पर 25 बड़ा होना चाहिए 40 से, यहाँ 20 बड़ा होना चाहिए 40 से, 35 30। इसका मतलब होता है इसका उत्तर कौन सा है? पहला उत्तर है 35 किलोमीटर प्रति घंटा, 38 किलोमीटर। बिल्कुल आपको यहीं से लॉजिक लगा सकते हैं। देखिए उसके लिए आपको यहाँ पे रुकना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा, पहचान बनाना पड़ेगी सवालों से। आप सोचोगे एक सवाल के पास में केवल 10 मिनट, मैंने क्या कहा आपको, मैथ्स के 1000 सवाल पूरे तह तक आना चाहिए। ये गारंटी है कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको कहीं भी सिलेक्शन से नहीं रोक सकती, ठीक है। चलिए आया समझ में आपको? अब इसको, ये तो फिर लॉजिकली बात हो गई, अब इसको सोल्व भी करना है। अच्छा, आपको लग रहा है कि सर ये तो मैंने बता दिया, अब इसको ऑप्शन से सोल्व करना हो तो कैसे करेंगे? भाई ऑप्शन से भी तो सोल्व करना है इसको। अब ऑप्शन से सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे? देखो यहां से यहां तक दोनों जाते हैं तो 8 घंटे के बाद मिल जाते हैं। ये बात समझ आ गई पूरा? तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों की दूरी कितनी है? 650 किलोमीटर। 650 किलोमीटर।
अब यहाँ पे 650 किलोमीटर है, तो इसका मतलब होता है 4 घंटे 20 मिनट तक ये तो चला ही नहीं, पर ये तो चला। अब इस 4 घंटे 20 मिनट में इसने कितनी दूरी तय करी उसको देखना है। तो देखो 4 घंटे 20 मिनट में 30 की स्पीड से कितनी दूरी तय करेगा, तो 4 तिया कितना होगा 12, 120 मिनट तो हो ही गए। और उसके बाद 20 मिनट में कितनी दूरी करेगा, तो 1 घंटा जो होता है उसका 20 मिनट जो होता है 1/3 पार्ट होता है। 1/3 का मतलब होता है जितनी चाल होगी उतना 1/3, तो इसका मतलब होता है 30 का 1/3 कितना होगा 10। भाई 60 मिनट में 30 करता है तो 20 मिनट में कितने करेगा 10, 40 मिनट में कितने करेगा 20, और 60 मिनट में कितने करेगा 30। तो इसका मतलब होता है ये 4 घंटे और 20 मिनट में इस बी के द्वारा 130 किलोमीटर की दूरी तय की गई होगी 130 किलोमीटर तय। अब उसके बाद अगर हम बात करें, अब दोनों मिलकर चलते हैं, तो दोनों मिलकर अब 8 घंटे में नहीं, अब क्या हुआ, अब कितनी दूरी चलेंगे दोनों मिलकर, अब कितनी दूरी चलेंगे वो आपको देखना है। तो देखो 4 घंटे, देखो यहाँ पर सवाल जो था आपका क्या था, ये 4 घंटे 20 मिनट के बाद शुरू होती है, तो वे 8 घंटे के बाद एक दूसरे से अब क्या करते हैं, मिलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, दूरी कितनी तय करनी दोनों को, दूरी कितनी तय करनी, 650 दूरी तो हो चुकी है, 650 में से 130 दूरी अब आपको क्या है निकालना है। तो 650 में से 130 गया तो कितना बचा 520, कितना हो गया 520 किलोमीटर की दूरी आपको क्या करना है, तय करवाना है। किससे करवाना है, दोनों से करवाना है, ठीक है। 520 किलोमीटर की दूरी तय, और दोनों की चाल क्या है 65, चाल है 65। भाई एक की 30 है और इसकी 35 है, तो कितनी होगी 65। या फिर यूं भी कर सकते हैं कि दोनों 65 की चाल से दूरी बराबर होता है। देखो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो दूरी बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, यानी स्पीड कितनी होगी दोनों की 65, और टाइम कितना लगेगा 4 घंटे 20 मिनट तो लग चुके हैं, कितने घंटे और बचे हैं भाई, कितने घंटे और बचे हैं, यहाँ पे कितने घंटे और बचे हैं बताओ ना, कितने घंटे और बचे हैं। अरे भाई 8 घंटे में से 4 घंटे 20 मिनट बचे, तो कितने घंटे और बचे हैं 3 घंटे 40 मिनट बचे ना, 3 घंटे 40 मिनट। तो 3 घंटे 40 मिनट को लिख सकते हैं, 40 मिनट को लिख सकते हैं 40/60, कट 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 9 और 2 11, 11/3। चलिए, तो ये यहाँ पर जो 8 घंटे है ना, 8 घंटे है, वो कब चल रहे हैं, देखो सवाल को पढ़ो, ए 4 घंटे 20 मिनट के बाद शुरू होता है, तो वे 8 घंटे के बाद एक दूसरे से मिलते हैं। तो शब्द मैंने नहीं पढ़ा इसलिए वो 8 घंटे, इसका मतलब होता है 4 घंटे 20 मिनट तक ए बैठा रहता है, उसके बाद यहाँ पर जो शुरू होता है वो 8 घंटे के बाद मिलते हैं। तो इसका मतलब हुआ, ये बात तय हो गई कि 520 में अगर 65 का भाग दूंगा तो मेरे पास 8 आना चाहिए। देखो, तो देखो 13 चौक 52, 0, 13 5 65, 5 8 40, इसका मतलब होता है 8 घंटे बाद दोनों मिल जाएंगे। ठीक, यहाँ से भी कर सकते हो, अगर इसकी स्पीड है कितनी 35 और इसकी स्पीड कितनी है 30, तो 35 और 30 का जो योग होता है 65 होता है, और 8 घंटे तक कितनी दूरी तय करते हैं, तो 65 में 8 का गुणा करेंगे तो 520 की दूरी तय करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 130 किलोमीटर तो ऑलरेडी वो 4 घंटे 20 मिनट में तय कर चुका है। इसका मतलब होता है ये दोस्तों ऑप्शन। देखिए, पहला तरीका जो था वो रीजनिंग का था, दूसरा तरीका ऑप्शन का था, और तीसरा तरीका बेसिक। अब हम बेसिक की तरफ चलते हैं इसका। ठीक है, बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान रखिएगा इसको, बड़ा मज़ेदार करके लीजिएगा इसको। चलिए, अब इसका मतलब ये हुआ कि हमको अब यहाँ पर ना तो 130 पता है, ठीक है, इसका मतलब ये कितना हुआ 650। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए कि अगर इसकी चाल यहाँ पे x और यहाँ पे y, तो इसका मतलब हुआ यहाँ से लगाकर यहाँ तक की दूरी जो है वो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है आपका स्पीड इनटू टाइम।
ठीक है। इसका मतलब होता है दूरी कितनी तय करी, 650 की दूरी तय करी। देखो सवाल, 650 की दूरी तय कर ली उसने। 650 की दूरी तय करी, किस स्पीड से करी? देखो 650 की स्पीड जो दूरी तय करी वो 2 टुकड़ों में करी। एक टुकड़ों में तो ये करी कि 4 घंटे 20 मिनट तक कौन चलेगा? केवल y चलेगा। इसका मतलब होता है 4 घंटे 20 मिनट को हम लिख सकते हैं 4, 20 को 1/3, 4 तिया 12 और 1 13/3। यानी इसका मतलब होता है y स्पीड से 4 सही 1/3 मतलब 13/3 सकरा। ये क्या हुआ? ये वो दूरी है जो कि यहां से यहां तक की तय हो चुकी है। किसके द्वारा तय करी? b पे जो है, और b की चाल कितनी है? y। उसके बाद अब बची हुई दूरी कितनी है? 650 माइनस x की दूरी है ना, यही है ना पूरी, 650 माइनस 1 यहां पे। भाई अभी यहां पे दूरी थी, कितनी तय करी? दूरी बराबर क्या हो रहा है? ये यहां पे दूरी बराबर, ये दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणित समय। चाल गुणित समय का मतलब क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे ये दूरी जो है, ये दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणित समय। तो ये चाल गुणित समय हो गया। अब यहाँ पे भी निकालना है अपने को चाल गुणित समय। क्या निकालना है? चाल गुणित समय। तो यहाँ पर चाल क्या हो रही है? चाल क्या हो रही है? एक की तो x और एक और की y, और समय कितना लग रहा है? 8 घंटा लग रहा है। और कितना लग रहा है? यहाँ के बाद आप देखिए इक्वेशन, ये तो पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन में आराम से बनाऊंगा। देखो यहाँ पे ये जो है 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 का गुणा इधर हो जाएगा, तो 3 का गुणा इधर हो जाएगा तो ये 8 में गुणा हो जाएगा। तो कितना होगा? 8 तिया 24, तो ये हो जाएगा 24x प्लस 8 तिया 24, 24y और 13y कितना हो गया? 37y बराबर इस 650 में 3 का गुणा हो जाएगा, तो 650 गुणा 3। आया समझ में? समझ। तो समीकरण नंबर 1 ये रही, 2 ये रही। समीकरण 1 ऑलरेडी आपके पास है कि दोनों चालों का योग कितना है? 65, और दोनों चालों का ये इस प्रकार से गुणा करके कितना हो रहा है? 2। ठीक है, अब इसको सोल्व करिए। अब सोल्व करने का मतलब यही हो रही है, देखो ये यहाँ पे x प्लस y बराबर 65। अब मुझे किसके निकालना है? मुझे दोनों की चाल निकालना है। अगर दोनों की चाल निकालना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँ? 24 का गुणा कर दूँ। यहाँ पे 24 का, अगर मैं 24 का गुणा करूँगा तो ये चीट कट जाएगी। 37 में से 24 गए तो बचा कितना? 13। कितना बचा? 13y। कितना बचा? 13y बराबर। अब यहाँ पे 650 गुणित 3, देखो ध्यान से सुनना। देखो कैलकुलेशन हमेशा 650 गुणित 3 माइनस 65 गुणित 24 ऐसे ही रहे। 65 यहाँ से कॉमन निकाल लो। अगर 65 यहाँ से कॉमन निकाल लूँगा तो यहाँ बचेगा कितना? 10 गुणित 30, 30, और 30 में से 24 गए कितना बचा? 6 बटे कितना आएगा? 13, 13 5 65, 5 6 30, यानी y बराबर कितना हो गया? 30। और y बराबर 30 हो गया तो एक ही ऑप्शन से अपना डायरेक्ट उत्तर आ सकता है। ये इसका पूरा गणितीय रूप है। इसकी मैंने 3 या 4 विधियाँ बताई है, उन चीज़ों से करना, कोशिश करना, इसके पास ठहरना, रुकना, इस प्रकार के सवाल आते हैं एग्जाम में और ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, बिल्कुल आप बिल्कुल साथ में चलिए और ध्यान रखिएगा। फिर वही 1000 क्वेश्चन मैथ्स के स्टॉक रखना है, उसी से आपका काम बन जाएगा। चलिए करूँ रफ इसको। चलिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है। अब थोड़े आसान क्वेश्चन देखो, शुरू पहला और दूसरा क्वेश्चन कितना लॉजिकली क्वेश्चन है सारे। और यह बात ध्यान रखिएगा, अपनी ऑप्शनल एग्जाम है। क्या हो रहा है? एक निश्चित काम को 12 दिनों में कर सकता है। एक इसी काम को कितने दिन में करता है? 12 दिन में कर सकता है। बी ए से 60% अधिक कुशल है। बी क्या है? ए से 60% अधिक कुशल है। कुशल का मतलब क्या होता है? इसको दिन कम लगेंगे ज़्यादा लगेंगे? भाई मैं किसी काम को 12 दिन में करता हूँ और मेरा एक और दोस्त है ना, वो मेरे से 60% फास्ट काम करता है, तो इसका मतलब होता है उसको उस काम को करने में दिन ज़्यादा लगेंगे कम लगेंगे? कम लगेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी यहाँ पे बात करता हूँ मैं 60% की, तो 60% का मतलब होता है 60/100, 0 से 0 कटा, 2 3 6, 2 5 10, यानी 3/5।
दक्ष ज़्यादा इसका मतलब होता है ये 5 और ये 8, ये 5 और ये 8। तो ध्यान रखिएगा जब वर्किंग में होती है वो दिन कार्य करने वाले जो होते हैं और दक्षता का अनुपात व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये सोचोगे, अभी ये मैंने चैप्टर पढ़ाया नहीं अभी तक, पर कहीं ने तो पढ़ा होगा आपने, ऐसा तो है नहीं कि आप 3-3, 4-4 साल से तैयारी कर रहे हो तो कुछ तो ध्यान रखिएगा जो आपको काम करने के दिनों की संख्या होती है वो आपकी दक्षताओं का व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब इसका मतलब आप खुद ही समझो, जिसकी दक्षता बहुत ज़्यादा होगी वो बहुत जल्दी काम कर लेगा और जिसकी दक्षता कम होगी वो थोड़ा ज़्यादा दिनों में काम करेगा। तो इसका मतलब होता है अगर बी की दक्षता ज़्यादा है इसका मतलब होता है वो 12 से कम दिनों में काम करेगा। इसका मतलब होता है ये अगर दिन है 12 तो ये क्या होगी दक्षता। दक्षता को इंग्लिश में बोलते हैं इफिशियंसी और इफिशियंसी को E1 E2। तो ध्यान रखिएगा D1/D2 बराबर होता है E2/E1 के। ये ध्यान रखिएगा पूरी तरह से, ये सवाल इतना बड़ा नहीं है साहब। E2 पर इसका मतलब होता है इस A का संबंध अगर 12 है तो इसका संबंध इस 8 से होगा। यूं कहेंगे हम कि A किसी काम को अगर 8 दिन में करेगा तो B उसी काम को 5 दिन में करेगा। ठीक है, ऊपर 5 मत लिख देना, नीचे 8 मत लिख देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, वो तो इफिशियंसी क्या हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, तो ये 12 बराबर कितने के हैं 8 के, तो 5 बराबर कितने के, ये बस यही सवाल है आपका उत्तर। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 15/2 मतलब 7.5, यानी 7.5 दिन आपका उत्तर होगा। कितना होगा 7.5 दिन। क्या समझ पाए सवाल को, बस यही सवाल है। बड़े मज़ेदार सवाल है, छोटे छोटे से सवाल हैं, समझना पड़ेंगे आपको। और एक एक सवाल को 2-2, 3-3 बार देखिए। कहीं कोई दिक्कत आए तो बताइए कमेंट बॉक्स में, और कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल आपकी जो समस्याएं हैं उनको बताइए, ठीक है। पर हाँ, चीज़ों को थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 4th क्वेश्चन नंबर 4th है 1750 रुपये की राशि को 2 हिस्सों में विभाजित किया गया। पहले की भाग पर प्रतिवर्ष 8% का साधारण ब्याज मिलता है और दूसरी तरफ प्रतिवर्ष 6% का साधारण ब्याज मिलता है, तो प्रत्येक भाग रुपए में क्या हो। सर ध्यान रखिएगा ये सवाल है ना चुटकियों का है, यानी इसका मतलब होता है इसका सिंपल इंटरेस्ट उसके सिंपल इंटरेस्ट से बराबर है। राशि कितनी है 1750 रुपए की राशि। माना कि x राशि को, ध्यान से सुन लेना, माना कि x राशि को वो किया गया, ठीक है, x राशि को क्या किया गया 8% की दर से किया गया। किस % दर से किया 8% से, 1 साल के लिए किया गया, बटे में कितना 100। दूसरी y राशि है, अभी तो 1750 भी जाने दो कहीं, y राशि है उसका कितना है 6, ठीक है। और क्या हो रहा है दूसरी तरफ प्रतिवर्ष 6% का साधारण ब्याज मिलता है, ये बटे कितना 100। और सब फिर से देखो, x रुपए की धनराशि को 8% के हिसाब से देते हैं 1 साल के लिए, तो जो ब्याज प्राप्त होता है वही y राशि को 6% के हिसाब से 1 साल के लिए देते हैं, तो जो ब्याज प्राप्त होता है दोनों ब्याज बराबर है। अगर हम सही ढंग से देखें तो 100 से 100 कट होगा, यानी x बटे y बराबर होता है 6/8। यानी नोट करके लिख लीजिए यहाँ पे कि जब दो राशियों को अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है, कुछ भी, भाई 1750 है तो एक को 750 ले लिया, एक को 1000 ले लिया, ठीक है, कुछ भी ले लिया, तो उनको अगर अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे तय किया जाता है तो उनकी ब्याज की दर का व्युत्क्रमानुपाती उनकी निवेश की गई राशियों के अनुपात के बराबर होता है। यानी यूं कह सकते हैं अपन कि P1/P2 इक्वल टू होता है R2/R1। कब, जब सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो दोनों के, जब दोनों के ब्याज बराबर हो तो उनके दरों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो चीजें हमें यहीं से लाएंगे, तो इसका मतलब होता है इस सवाल को तो देखने से पता चल रहा है, एक की 8%, एक की 6%, 8/6 या 6/8 करो कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 और 8 का अंतर कितना होता है, 6 और 8 कितना होता है, ये 6/8, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 4 और 3 कितना हो गया 7। यानी इसका मतलब होता है 1750 किसके बराबर है 7 के बराबर। 1750 बराबर कितने हैं
7 के बराबर। तो किसी का भी एक का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो, माना कि 6% वाला का निकाल लो, तो 6% वाले का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, ये दर ये कितना राशि, तो 7 दूनी 14, 7 5 35, 25 दिया 75, यानी कितना हो गया 750। यानी राशि कितनी हो गई 750। यानी एक राशि अगर 750 है तो दूसरी राशि कितनी होगी, दूसरी राशि कितनी होगी, अरे 1000। एक 750 और एक और दूसरी कितनी होगी 1000। अब 1000 का यानी इसका मतलब आप लोगों ने क्या निकाला अभी अपने को, ये देखो ये व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसलिए मैं बताया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पर x राशि और y राशि है तो वो हमेशा अगर 6/8 हुआ तो 6 का मतलब ये हुआ कि 6% के हिसाब से और 8% के हिसाब से उसका ब्याज निकालना है। तो अब ब्याज निकालिए, तो प्रत्येक भाई रुपए पर ब्याज कितना है, दोनों का ब्याज तो बराबर ही है ना, तो ब्याज निकाल लीजिए कितना ब्याज होगा। अरे 1000 का 6% का ब्याज कितना होता है 60 रुपये। 750 का 8% कितना होता है 60 रुपये। और 1000 का 6% कितना होता है, कितना 60 रुपये। बस यही आपको ध्यान रखना है। और ये बात फिर मैं बता रहा हूँ आपको कि जो 750 है और ये 1000 है, ये चीज़ें क्या होती है आपकी व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। कहीं कोई दिक्कत आपके मन में, कोई उलझन, ये इस प्रकार के सवाल है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ये सवाल आया आपके पास। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, चौथा। क्वेश्चन नंबर 5वां, बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, धन की कितनी राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 520 रुपये, 5 वर्ष में 520 रुपये और 7 वर्ष में 568 रुपये हो जाती है। मैं कह रहा हूँ इस सवाल के लिए अगर कलम चलाई तो कलम की तौहीन होगी। आपने देखा होगा साधारण ब्याज, देखो मैं अभी साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का चैप्टर, 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जिनको पढ़ा के आपका लगभग गणित का लगभग 90% कोर्स पूरा हो जाता है। एक चैप्टर बचा है वर्क एंड टाइम, यानी वो काम मजदूर दिवस वाला, और एक और है साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। इसके बाद लगभग गणित का आपका लगभग सारा कोर्स पूरा हो जाता है। उसमें और चीज़ें आती रहती है पर अपन जोड़ते रहते हैं। अब देखो साधारण ब्याज हमेशा बिल्कुल ब्याज के साथ बढ़ता है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए मानूँ कि 1000 रुपये पर 10% के हिसाब से 5 साल का ब्याज बताऊं, तो आप बोलेंगे पहले साल का ब्याज कितना होगा 100 रुपये, दूसरे साल का भी कितना होगा 100 रुपये, तीसरा साल का भी कितना होगा 100 रुपये, चौथे साल का भी 100 रुपये और 5वें साल का भी कितना होगा 5 रुपये। तो 10 5 कितना होगा 50%। 50% मतलब होता है 500 रुपये और बढ़ जाएंगे। इसका मतलब होता है अगर पहले साल के बाद ब्याज कितना होगा, तो मतलब मूलधन मिश्रधन कितना होगा तो 1100, दूसरे साल के बाद 1200, तीसरे साल के बाद 1300, चौथे साल के बाद 1400 और 5वें साल के बाद 1500 हो रहा है। इसका मतलब होता है केवल मूलधन में ब्याज के कारण ही बढ़ता है। तो इसका मतलब अच्छा, साधारण ब्याज में हमेशा 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 क्या चीज़ बढ़ी रहती है, ब्याज के कारण ही बढ़ता है। तो यहाँ पर इन 2 सालों में जो वृद्धि हुई है वो ब्याज के कारण ही होगी। तो 520 और 568 में कितने की वृद्धि हुई, तो आप बोलेंगे कि कितने की वृद्धि हुई भाई, कितने की वृद्धि 520 और 8 कितने हो रही 8 48, कितने की वृद्धि हुई 48 की वृद्धि। यानी यहाँ से लगाकर यहाँ तक रुपये कितने की वृद्धि हुई 48 की वृद्धि हुई 2 सालों में। तो 1 साल में कितने की वृद्धि हो रही होगी 24। यानी इसका मतलब हुआ हर साल 24 रुपये बढ़ रहे हैं। तो हर साल 24 रुपये बढ़ रहे हैं तो 5 साल में कितने बढ़ गए होंगे 24 5 जो 120 रुपये। अगर 120 रुपये बढ़ गए होंगे तो 520 में से 120 घटाओ तो क्या होगा 400। इसका मतलब हुआ मूलधन इसका जो होगा वो 400 रुपये रहा होगा। इतना सा तो बड़ा क्वेश्चन है, समझ पाए, इतना सा बड़ा क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हुआ। कितने शानदार शानदार सुंदर सुंदर से क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक दुकानदार 1200 रुपये लागत वाले रेडियो का कितने रुपए पर अंकित करना चाहे जिससे कि वह अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे सके और उसे 25% का लाभ प्राप्त हो। देखिए मैं आपको हर बार जब भी क्वेश्चन बताता हूँ, ये कॉस्ट प्राइस होती है, ये होती है अंकित प्राइस और ये होती है आपकी
सेलिंग प्राइस। और यही गोरख धंधा अभी सभी जगह चल रहा है। इसको अंकित प्राइस को बोलते हैं, मार्क प्राइस। क्या होता है, एक दुकानदार थोक विक्रेता से कुछ रुपए में खरीद के लाता है, उसके ऊपर अपना टैग लगाता है और उसके बाद बोलता है मैं डिस्काउंट पे बेच रहा हूँ। ऐसा कैसा काम को सब करते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल सुंदर सी चीज़ है। एक दुकानदार 1200 रुपये लागत वाले रेडियो को कितने रुपए पर अंकित करना चाहिए जिससे उसके ऊपर 20% की छूट दे सके और 25% का लाभ प्राप्त हो। 20% की छूट, 20% की छूट का मतलब होता है 1/5, यानी 5 की चीज़ पर 1 की छूट, तो चीज़ को कितने में बेच देगा, 4 में। तो इसका मतलब होता है 5 की चीज़ को 4 में बेच देगा अंकित करने के बाद। पर उसे 25% का लाभ प्राप्त हो। 25% का लाभ का संबंध केवल डायरेक्ट सेलिंग प्राइस से होता है। इसका मतलब होता है 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4 का मतलब होता है 4 की चीज को 5 में बेच रहा है। अब सवाल को या तो इन तीनों के अनुपात बना लो, या तो इन तीनों के क्या बना लो, अनुपात बना लो, या फिर मैं जैसा कहूं वैसा कर लो। बड़ा शानदार मजा आएगा आपको। क्या मजा आएगा, देखो यहाँ पर इस कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1200 रुपये की, और अपने को यहाँ जाना है। बिल्कुल चले जाते हैं। ये 1200 किसके बराबर है, अनुपात में 4 के बराबर। तो 5 के बराबर कितना हो गया, ये रहा। ठीक, ये 1200 4 के बराबर है तो 5 के बराबर सेलिंग प्राइस, परंतु ये सेलिंग प्राइस इस 4 के बराबर है। ये सेलिंग प्राइस क्या होती है, इस 4 के बराबर है। तो इस 4 के बराबर अगर ये सेलिंग प्राइस है तो इसकी अंकित रूप कितना होगा, 5। यही इसका उत्तर है। आनंद आ जाएगा आपको। चीज़ें जितनी आसानी से करोगे उतना मजा आएगा। अब यहाँ पे कर लेते हैं अपन 4 तिया 12 मतलब 300, फिर 4 से 4 7 28, 4 5 20, 75 में 25 का गुणा किया तो 75 में 25 का गुणा करना मतलब होता है 25 में किसी संख्या गुणा करना मतलब 4 का भाग देना। 4 एकम 4, उसके बाद 3 बचा, 4 8 32, फिर 3 बचा, 1875 रुपये आपका आएगा। इसका मतलब होता है यहाँ पर 1875 रुपये होगा। कितना सरल सवाल है, केवल कैलकुलेशन के आधारित है। समझ पा रहे हो? तो ध्यान रख लेना जब भी इस प्रकार की चीज़ हो। अब इसको मैं थोड़ा सा ध्यान से बताता हूँ आपको, ठीक है? अब इसको ध्यान से सुनना। अब पर देखो, कोई भी चीज़ समझने के लिए आपको नोट करके लिखना पड़ता है। नोट करके ये हो रहा है कि जब कोई व्यक्ति किसी परसेंट का डिस्काउंट देने पर उस व्यक्ति को उतना परसेंट का प्रॉफिट प्राप्त होता है, तब उस सिचुएशन को ऐसा लिखा जाए। देखिए, डिस्काउंट कितने का प्राप्त हो रहा है, 5 का डिस्काउंट प्राप्त हो रहा है। मतलब 20% का डिस्काउंट का मतलब होता है 5 की चीज़ 4 में बेच दी। और वो बोल रहा है 25% का लाभ हो गया, मतलब होता है 4 की चीज़ को 5 में बेच दिया। तो ध्यान रखिएगा, इन दोनों का गुणा इधर और इन दोनों का गुणा इधर, बस यही सवाल है। इसका मतलब होता है वो जो आपका क्रय मूल्य है वो 16 के बराबर है और विक्रय मूल्य आपको निकालना है। ये अंकित मूल्य, ये डायरेक्ट क्या आएगा आपका, अंकित मूल्य। पर ध्यान रखिएगा, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए साहब। ये कैसे कर दिया आपने, आपके घर के राज है क्या? पर जब भी कभी देखो, ये तो कभी 1200 यहाँ बोल रहा है, कभी वो बोल देगा कि यहाँ पे बोल दिया, कभी यही मूल्य लाके यहाँ पटक दिया, तब आपको हक्के बक्के हो जाओगे। तब आपको जो मैंने बताया इस प्रकार से करोगे, आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। और बिल्कुल चलिए हमारे साथ, बने रहिए बने रहिए बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात नहीं हो सकता? अब जाइए आप ज्यामिति में। ज्यामिति मतलब ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में मैं आपको बता चुका हूं कि कोई भी चीज़, ज्यामिति में कोई भी चीज़ जो पढ़ाते हैं हम, कोई भी चीज़ हम बताते हैं, उसमें बताते हैं कि अगर ये त्रिभुज ABC है तो इसमें किन्हीं भी दो भुजाओं का योग बड़ा होता है C से, B और C का योग बड़ा होता है A से, और A और C का योग बड़ा होता है B से। यानी इसको बोलते हैं त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजाओं से हमेशा बड़ा होता है। तो देखो यहाँ पर अगर पहले ऑप्शन में देखो आप, 2 3 4, 2 और 3 5 बड़ा ही हो रहा है, 3 और 4 7 बड़ा ही हो रहा है, 2 और 4 6 बड़ा ही हो रहा है, मतलब हर कंडीशन में हो रहा है। तो पहले से तो त्रिभुज बन सकता है। दूसरे से देखते हैं, 1 3 6, 1 और 3 4, भाई दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा तो हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब होता है दूसरे से त्रिभुज नहीं बन सकता।
बात ही खत्म। आप तो तीसरा ऑप्शन ले लो ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना। 3 4 5, अरे 3 4 5 से तो क्या होता है, समकोण त्रिभुज बनता है, अपने को पता है, पर फिर भी देख लो। 3 और 4 7, 7 5 से बड़ा है। 4 और 5 9, 9 3 से बड़ा है। 5 और 3 8, 8 4 से बड़ा है। चौथा ऑप्शन ले लो 3 4 6, 3 और 4 7, 7 6 से बड़ा है। 4 और 6 10, 10 3 से बड़ा है। 6 और 3 9, 9 4 से बड़ा है। इसका मतलब होता है ऐसा त्रिभुज, ऐसा, अच्छा त्रिभुज लो या त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात लो, त्रिभुज की भुजाएं लो या भुजा का अनुपात लो, वो केवल तीसरी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजाओं से हमेशा क्या होता है, अधिक होना चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे सवाल आते हैं। देखिए आप यहाँ पे बहुत सारा को यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 क्वेश्चन में पहले और दूसरे क्वेश्चन में उलझ के रह गए और आपके बाद क्वेश्चन छोड़ दिया आपने। ठीक है, अब 8वें नंबर पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक वस्तु का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। बहुत प्यारी बात है, 20% अधिक है, इसका मतलब क्या हुआ, 20% का मतलब क्या हुआ, 1/5। अब देखो वही चीज़ आपकी कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, यही गोरख धंधा है अभी। तो क्या हो रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। 20% अधिक का मतलब होता है ये अगर क्रय मूल्य है तो 1 अधिक है, इसका मतलब होता है 5 की चीज़ के ऊपर 6 का टेग लगा रखा है। ठीक है, और अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है। 20% की छूट का मतलब होता है 1/5, सॉरी हाँ 20% ही है ना, इस पर 1/5, यानी इसका मतलब होता है 5 की चीज़ को किस में बेच रहा है, 4 में बेच रहा है। ऐसा बोल रहा है साहब, ऐसा ही बोल रहा है और कुछ नहीं कर रहा। वो क्या बोल रहा है, 5 की चीज़ पर 6 का टेग लगाया है, और या इस 6 को अगर 5 कहा जाए तो इस 5 की चीज़ पर 4 का डिस्काउंट दिया गया। और जब भी इस प्रकार की चीज़ आती है तो इस तीनों का अनुपात लिख सकते हैं अपन, ध्यान रखिएगा, उसको बोलते हैं जिगजैग मेथड है, यूं यूं यूं, जेड जैसी आकृति बन रही है इस प्रकार से। तो मतलब 5 5 25, 6 5 30 और 6 चौक 24, ऐसा होता है। इसका मतलब क्या हुआ, किसी वस्तु पर 25 रुपये है कॉस्ट प्राइस, 25 रुपये पर 20% का टेग लगाया गया है। तो देखो 25 का 20% कितना होता है, 5, तो 30 रुपये की चीज़ होगी। और इस 30 रुपये पर 20% की छूट दी गई, तो 30 का 20% कितना होता है, 6 रुपये की छूट। 6 रुपये की चीज पे 24 है, इसका मतलब होता है ये कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का तीनों का रेशो ये बिल्कुल एकदम अनुपात, बड़ी प्यारी चीज़ है सर। तो कितने % की लाभ या हानि हो रही है, तो दिख रहा है ना यहाँ पे, 25 की चीज़ 24 में बिक रही है तो घाटा ही हो रहा है। तो 1 का घाटा हो रहा है 25 पे, तो 100 पे कितना, 25 चौक 100, यानी 4% का लॉस हो रहा है यहाँ पे। अरे क्या प्यारे प्यारे सवाल है, बड़ा देखता है इनको देख के बड़ा आनंद आता है मेरे को सवालों करवाने में। ठीक है, बिल्कुल चलते रहिए मेरे साथ, मज़ा आएगा। आपके कमेंट और कमेंट बिल्कुल करिए, अच्छा बुरा जैसा भी आपको दिखता है पर जरूर करिए। अगर 200 लोग देख रहे हैं और 200 लोग अगर कमेंट करते हैं, कमेंट करने का मतलब होता है कि आपको ये चीज़ें अच्छी लगती है तो बताइए, कहीं कोई कमी लगती है तो बताइए। इससे क्या होता है, हमें एक उत्साह मिलता है। साहब यहाँ पे इस कमरे में बैठ के दीवारों को पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, ऐसा लगता है कि आप बैठे हुए हैं, ऐसा मुझे हमेशा अनुभूति रखना पड़ती है, तब जाके मैं आपके साथ बिल्कुल कनेक्ट होता हूँ। आपने देखा होगा कहीं भी आपके मन में ऐसा नहीं लगता है कि मैं यहाँ पे दीवारों को पढ़ा रहा हूँ। चलिए, नाउ टर्न टू द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। 9वां क्वेश्चन क्या हो रहा है, एक कॉन्ट्रैक्टर 40 दिनों में एक दीवार बनाने के लिए कार्य करता है। देखो मैं यहाँ पे आपके लिए बताता हूँ, ये वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है। और वर्क एंड टाइम में ध्यान रखिएगा, जब कोई आदमी, जिसको अपन बोलते हैं मकादी, म मतलब होता है मजदूर, का मतलब होता है काम, और ये होता है दिवस, मजदूर काम दिवस। इस मजदूर काम दिवस में एक फार्मूला लगता है, ये फार्मूला लगता है कि अगर इस मजदूर को बोला जाए, क्या बोला जाए, काम को बोला जाए W, D को बोला जाए, और मजदूर को क्या बोला जाए, मजदूर को क्या बोला जाए, लेबर। मजदूर मतलब लेबर। तो लेबर अगर कार्य कर रहा है तो L1 लेबर काम करता है W1 काम को, दिवस है उसका D1, और यही दूसरे लेबर काम करते हैं वो W2 लेबर है और D2 है। तो इसका रेशो होता है ये, इनका गुणा होता है ऐसा, इसको ऐसा बोलते हैं L1, देखो ये L1 के साथ W2 गुणित D1 बराबर होता है L2 W1 D2।
ये आपके पास रेशियो होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये मकादी का क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए, एक कॉन्ट्रैक्टर 40 दिनों में एक दीवार बनाने के लिए कार्य करता है, मतलब उसको 40 दिन में एक दीवार बनाना है। वह इसके लिए 50 रोजगार पर लगाता है, ठीक है। और हालांकि उसको 20 दिनों के बाद पता चलता है कि उसका कार्य 40% पूरा हुआ है, तो समय पर कार्य करने के लिए कितने अधिक व्यक्तियों को कार्य पर रखने की जरूरत पड़ेगी। सवाल इसी के हिसाब से लेंगे। शुरू में कितने मजदूर, 50 मजदूर को लगाया, काम कितने दिन तक लगाया, 20 दिनों तक लगाया, परंतु काम कितना पूरा हुआ, 20 दिनों के बाद पता चला कि उसका कार्य 40% ही पूरा हुआ। 40% को अगर एक काम के बोले तो 40% का मतलब होता है 2/5 काम, यानी इसका मतलब होता है 50 मजदूरों ने मिलकर 2/5 काम किया 20 दिनों में। समझ पा रहे? अब वो बोल रहा है कितने अधिक व्यक्तियों को कार्य पर करने की जरूरत है। माना कि 50 मजदूर तो पहले थे ही थे, X मजदूरों को और लाना पड़ेगा, तब बचा हुआ कार्य मतलब 3/5 काम, क्योंकि 2/5 काम तो 5 में से 2 काम हो चुका है, तो 5 में से बचा हुआ 3 काम और करना है। या यूं कह सकते हैं कि 40% काम हो चुका है तो 60% और बचा है, और 60% का मतलब भी 3/5 ही होता है, ठीक। तो वो काम समय पर पूरा हो जाए, समय मतलब होता है 40 दिन में पूरा होना है, तो 20 दिन और बचे, उस 20 दिनों में काम पूरा हो जाना चाहिए, बस। इट इज़ द इक्वेशन। इस इक्वेशन को अगर आप सोल्व करेंगे तो इसका गुणा इधर, यानी इसका मतलब होता है 50 गुणा 3/5 गुणा 20 बराबर 50 + x गुणा 2/5 गुणा 20, ठीक। ये इधर। अब यहाँ पे 20 से 20 तो कट चुका है, 5 से 5 भी कट चुका है, ठीक है। अब और काटो तो 2 से काटो तो यहाँ पे 25 कट चुका है। यहाँ पे कितना हो गया, 25 दिया 75, और यहाँ पे कितना हो गया 50 + x, यानी x बराबर होगा 75 में से 50 गए तो 25, यानी उसको 20 दिनों के बाद इन 50 मजदूरों के साथ 25 मजदूर और जोड़ेगा, तब जाके काम पूरा होगा। देखिए, मैं यहाँ पे आपको इस चैप्टर का कुछ भी ABCD भी नहीं आती है, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो मैंने बताया इसको एक बार समझ लीजिए, आत्मसात कर लीजिए, बढ़ते जाइए आगे, ठीक है। ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, जितने टेंशन लोगे उतना ज़्यादा आपको दिक्कत आएगी। हो गया आपके पास 9वां क्वेश्चन। अब आपकी बारी आती है आज के अंतिम क्वेश्चन, 10वें क्वेश्चन की तरफ। अगर हम अंतिम क्वेश्चन को पढ़ना चाहें, अंतिम क्वेश्चन को देखना चाहें, तो अंतिम क्वेश्चन आपका हो रहा है 2300 का 23% माइनस 255/17 बराबर 36/18 प्लस क्वेश्चन मार्क की घात 3। अरे बहुत सरल सवाल है। देखिए 23%, का मतलब क्या होता है, बटे में 100, बटे में 100, का मतलब क्या होता है, गुणित, तो 0 से 0 कटा 23 में 23 का गुणा किया 529 माइनस 17 एकम 17, कितना बचा 8 बचा, 17 5 85, ये 15, 18 दूना 36, ये 2 इधर आएंगे तो 15 और 2 कितना होगा 17, यानी 529 में से 17 गए तो कितने बचे, 529 में 17 गए तो 512 बचे। 512 बराबर क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क बराबर होगा 8, क्योंकि 512 होता है 8 का क्यूब। ये उत्तर। सब प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब ये 512 के लिए आपको सोचोगे सर 512 क्यूब कितना होता है, जोड़ने घटाओ सब आपको फास्ट आना चाहिए। ध्यान रखिएगा, मैथ्स में मैथ्स को कैसे पढ़ा जाए उसमें मैंने कल आपको बताया था। चलिए, तो देखिए ये बिल्कुल एक लंबा सा सेशन था, और इस लंबे से सेशन में आपने आपको किया। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप इन चीज़ों को देखिए, आपको आनंद आएगा साहब, है ना। इन 10 क्वेश्चन को मैंने आपको करवाया, लेवल के क्वेश्चन थे, सारी चीज़ें। देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपको अपनी लेवल की तैयारी को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। मैं आपको बस 1-2 मिनट के लिए आपका समय और लेता हूँ। अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, क्लर्क की, तो आपको बैंक PO के लेवल का पढ़ना पड़ेगा। लेवल ध्यान रखिएगा, तभी जाके इस लेवल पे आ पाएंगे आप, ठीक है। अगर आप SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं तो SSC CGL में मेन एग्जाम के लेकर आपको तैयारी करना पड़ेगी। अगर आप बैंक मतलब जो सॉरी की आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो आर्मी नहीं, आपको कम से कम SSC लेवल पे पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो SSC लेवल पे पढ़ना पड़ेगा। यानी आपको अगर एक स्टेप अगर आगे नहीं पढ़ोगे तो फिर ध्यान रखिएगा, सफलता आपके साथ उस कदम से कदम नहीं मिला पाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल ये सेशन जो था आपका बिल्कुल
मैंने आपको अपने दिल से पढ़ाया है, आपके मन से पढ़ाया है। कहीं भी कोई दिक्कत हो, आपके मन में कोई उलझन हो, हमको पढ़ाने के प्रति कोई सलाह हो तो बिल्कुल दीजिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिए। और इसी प्रकार से मिससेलेनियस क्वेश्चन का ये चैप्टर नंबर 1 था, इसी प्रकार से मिससेलेनियस क्वेश्चन को भी हम आगे जारी रखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।